नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रेया सिंह राठौर। बार एसोसिएशन हाई कोर्ट कोषाध्यक्ष के प्रत्याशी आज हमारे साथ हैं आशीष मिश्रा जी, जिनसे हम आने वाले चुनाव पर चर्चा करेंगे। आइए उनसे बातें करें। हमारे टॉक शो में आपका सच में बहुत स्वागत है। हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मैं सबसे पहले संशोधन पे बात करूंगी। जो संशोधन हुआ है रूल में, मतलब आपके हिसाब से कितना सही है वो, उसके बारे में बताएं। संशोधन पे जो हुआ वो प्रक्रिया पहले से चालू होनी चाहिए, उसको अचानक लाया गया। कुछ मुद्दों पे मेरा विभेद था गवर्निंग काउंसिल से, जैसे कि 4 ज्वाइंट सेक्रेटरीज होते हैं। जो पहला जब अमेंडमेंट हुआ तो उसमें चारों ज्वाइंट सेक्रेटरी का पद हट गया था और ट्रेजरर को ज्वाइंट सेक्रेटरी फाइनेंस कर दिया गया था। मैंने करीब 800 लोगों का साइन करके उसका विरोध दर्ज कराया। इन फ्यूचर वो हटा। कई साथी मेरे जो है इस बार वोट से वंचित हैं। किसी का एक केस कम है, जैसे किसी को भी वोटिंग राइट के लिए 5 मैं वही बोलने जा रही थी कि 5 मुकदमे वाली जो चीज चलाई गई वो मतलब उससे तो वोटर्स की संख्या कम होगी, नुकसान होगा, इसके बारे में नहीं। वोटर्स, वी आर द लार्जेस्ट बार इन एशिया। हम सबसे बड़ी बार एसोसिएशन है पूरे एशिया की। और कोई भी अमेंडमेंट अच्छी चीज है, परिवर्तन नियम है और होना भी चाहिए, लेकिन कम से कम उसके लिए समय दिया जाना चाहिए था, मौका मिलना चाहिए था। और कोई भी लॉ जब आता है तो हमेशा नेक्स्ट बार के लिए आता है। अगर ये अगली बार किया गया होता तो और अच्छा होता। चूंकि ये आया है और मैं प्रत्याशी हूँ तो इसी पे लड़ना है मुझे, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि उसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है। जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो हमारे जो भी साथी रह गए हैं उनसे मैं कहूँगा कि अपना मुकदमा और सारी चीजें करें। हमारे कुछ प्रत्याशी जो कि एक मुकदमे, जैसे सेक्रेटरी के लिए 20 मुकदमे चाहिए थे, वाइस प्रेसिडेंट के लिए 20-25, ठीक है। दूसरी चीज, एक मेरा थोड़ा सा इसमें ग्रीवांस ये है कि सरकारी वकीलों को इसमें एग्जम्प्ट किया गया। मान लीजिए आप सरकार में हैं और आप नेता बन जाते तो आप बाहर का प्रतिनिधित्व करेंगे कैसे? और आप एग्जम्प्ट भी हैं। जो एक आम अधिवक्ता है, या तो सबके साथ वही हो या तो सबको एक नियम में रहना चाहिए। अब मान लीजिए प्रेसिडेंट पद पे वरिष्ठ अधिवक्ता के लिए छूट है, लेकिन एक आम आदमी अगर वरिष्ठ अधिवक्ता लड़ना चाहे तो उसको 25 केस चाहिए। एक मेरा था जैसे AFR, पहले था कि आपको हर साल 3 AFR 3 साल तक चाहिए। प्रेसिडेंट के लिए 10 है AFR। कई नियम थे ऐसे। अच्छा, फिर मैं कहूँगा कि हमको जो भी करना था इसके लिए एक आम राय लेनी चाहिए। तो जो हुआ, परिवर्तन का कई बार प्रतिरोध होता है, विरोध होता है, और उसका क्या कहते हैं अच्छा भी चीजें होती हैं। तो जो है इस पे आगे देखा जाएगा। अभी तो फिलहाल उसी पे चुनाव हो रहा है। तो वोटिंग जब अभी इस बार हुई संशोधन के पक्ष में तो 81% लोगों ने वोट किया। 81% 5000 अधिवक्ता के करीब होता है। तो क्या अधिवक्ता कम है या फिर जिन्होंने वोट नहीं दिया उन्होंने मतलब सहमति दिखाई? नहीं, मैं इसमें कहूँगा कि 2 बार ये चीज हुई। पहले वोटिंग के लिए आया, पर्चा हुआ, उसके बाद माननीय अध्यक्ष जी ने अपना इस्तीफा दे दिया, ये हुआ। उसी पुराने पे होगा। तो बहुत ज़्यादा मैं वो नहीं कहूँगा, क्योंकि बार एसोसिएशन जो हमारी नुमाइंदगी कर रहा है वो हमारा प्रतिनिधित्व करता है फिलहाल तो। अब जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, एल्डर्स कमेटी जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता होते हैं, मान लीजिए कोई एल्डर्स कमेटी का एक बार अध्यक्ष होगा, इस बाइलॉज के हिसाब से वो कभी भी सीनियर मोस्ट मेंबर रहेगा ही नहीं। ये सोचने वाली चीज। पंडित विनय चंद्र मिश्रा जो कि एल्डर्स कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं और कई बार उन्होंने चीजें की, पुराना संशोधन उन्हीं का था। तो इस चीज का मुझे थोड़ा सा दुख है कि पहले तो मतलब माल्यार्पण हुआ, सारी चीज। अब जैसे भरत जी अग्रवाल, वन ऑफ द फाइनेस्ट लॉयर इन इंडिया, और उनका अभी तक मूर्ति का विमोचन नहीं है, फोटो का अनावरण नहीं है। हमको ये याद रखना चाहिए। हमारे जो साथी, आप सोचिए आंदोलन जब होता है तो नवयुवक आता है। अगर नवयुवक बार का बल है तो वरिष्ठ अधिवक्ता उसकी बुद्धि है। तो सबसे बड़ी चीज है दोनों का कॉम्बिनेशन रहना चाहिए।
अब जैसे एक उदाहरण मैं देता हूँ कि इलाहाबाद हाईकोर्ट अपने आप में बड़ी गरिमामयी जगह, अभी पंडित केशीनाथ त्रिपाठी जी की आज 13वीं भी है, हमारे बार के अध्यक्ष रहे। हमारे इलाहाबाद ने 5 प्रधानमंत्री दिए, राष्ट्रपति दिए, कितने वैज्ञानिक दिए। आज यहाँ की सारी संस्थाएं ले जाने की बात होती है, कभी पश्चिम बेंच की बात होती है, कभी ट्रिब्यूनल की बात होती है। तो हमको सारे अधिवक्ताओं का एक सामूहिक बल बनाना चाहिए। ठीक है, आप कंसीडर कर रहे हो कि जो नॉन प्रैक्टिशनर हैं, जो कि वकालत से नहीं मतलब रखते, उनको अलग होना चाहिए, लेकिन जो रेगुलर आ रहे हैं, जैसे मेरा बायोमेट्रिक इस बार जो बदलाव हुआ है कि कार्यकारिणी में सिर्फ जो अब प्रैक्टिस कर रहे हैं वो ही आ सकते हैं, तो मतलब ये क्या सही है? ये एक सुनामी की तरह हुआ है कि अचानक आ गई, लोगों को अता ही पता नहीं। तो मतलब सही है या गलत है? मेरे हिसाब से आंशिक रूप में सही है और आंशिक रूप में गलत। अच्छा। कुछ पॉइंट पे मेरा मतभेद था, मैंने आपको जैसा बताया, तो वो चीजें थी। नहीं, बार और बेंच में सामंजस्य नहीं हो पाता है, इसका क्या कारण है? क्यों नहीं बैलेंस हो पा रही है चीजें? उसका मेरे यहाँ ख्याल से रीजन है कम्युनिकेशन गैप। जैसे कि मैंने एक सेमिनार कराया था, मैं 2016 में ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रेस था, 2013 में गवर्निंग काउंसिल था। तो मेरा मुद्दा था कि एक तो मीडिया का एक वो होना चाहिए, गैलरी होनी चाहिए, जिससे कि जो भी, मान लीजिए मैंने एक अच्छा केस किया या बार बेंच ने कुछ अच्छा डिसीजन लिया, वो सबको पता चलना चाहिए। जो केस मैंने किया उसकी बाइट कोई और देता है। अब गगोई साहब आए थे जिन्होंने राम मंदिर पे अपना निर्णय भी दिया था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। संयोग से मुझे उनका स्वागत करने का मौका मिला। उन्होंने अपने भाषण में ये कहा कि बार बेंच की माँ है। कितना बड़ा शब्द है, सिर्फ एक लाइन कि बार बेंच की माँ है। हमारे अधिवक्ता ही आगे जजेस बनते हैं। आज हमारे यहाँ जो जजेस हैं वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के कॉम्पिटेंट लॉयर ना होके बाहर से आ रहे हैं। ये भी एक सोचने वाला प्रश्न। तो ये गलत है क्या सही है? नहीं, मैंने बताया ना कि कई मामलों में मैं कॉन्फ्लिक्ट हूँ, मैं खुद ही विचार कर रहा हूँ कि किस तरह से समागम बनाएगा। मतलब आप अभी खुद निष्कर्ष पे नहीं आएंगे क्या सही? नहीं, ये मैंने बताया कि आंशिक रूप से सही, आंशिक रूप से गलत। आप समझिए, हमारे यहाँ 20,000 की स्ट्रेंथ है लॉयर्स की, और हमारे यहाँ जो जजेस अपॉइंट हुए हैं उसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों का या लखनऊ बेंच के वकीलों का नाम ही नहीं है। अच्छा। तो ये सोचने वाला प्रश्न। आज के टाइम पे कहा जाता है, लोगों का कहना है कि न्याय करने में देरी हो जाती है, इसकी वजह आप क्या मानते हैं? न्याय करने में जो इसका प्रोसेस है वो थोड़ा सा लेंथी है, और आम लोगों को तब भी, अभी जैसे माननीय हमारे मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब, वो इस पे काफी काम कर रहे हैं। क्या जैसे कि आपका जो अब ऑनलाइन आप केस दाखिल कर सकते हैं, सुनवाई कर सकते हैं, आपको सारे केस की डिटेल घर बैठे, जैसे आपको केस वकील से पता करना रहता था, आज आप केस स्टेटस देख सकते हैं। अब जैसे इस समय जो चल रहा है कि पेंडेंसी का नंबर ऑफ केसेस की नंबर्स बहुत लंबे आ, इसके लिए तो हिंदुस्तान हमारा फेमस है। ये हिंदुस्तान की बात नहीं है मैम, दिक्कत ये है कि आप सोचिए यहाँ 150 जजेस की स्ट्रेंथ, 90 और 100 जज रहते हैं। आखिर क्या कारण है सारे जजेस का अपॉइंटमेंट नहीं हो? 150वां साल हमने मनाया। तो इसका कारण आप किसको मानते हैं? इसका कारण है कि अपॉइंटमेंट होना चाहिए। इसका कारण तो देखिए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका 3 अंग है, और चौथा पिलर जो मजबूत पिलर कहा जाता है वो प्रेस है, मीडिया। क्या कारण है कि लोगों को न्याय मिलने में देरी हो रही है? इसको मीडिया को खुद प्रश्न करना चाहिए कि किस तरह। मीडिया तो आजकल प्रश्न करती है, फिर मीडिया पे तो आजकल कितने लांछन लगाए जाते हैं। नहीं, मीडिया ट्रायल होना गड़बड़ है। हाँ। लेकिन क्वेश्चन मार्क मीडिया कर बहुत अच्छा रही। ट्रायल किसी को एक्यूज ठहरा देना, किसी को अभियुक्त ठहरा देना, ये गलत है। अब एक निष्पक्ष एक तरीका होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई केस होता है, मैं आपको बताऊं, एक अवधेश यादव जी हैं, उनके भतीजे की, वो मौसा जी थे, अपने भतीजे को अपने बेटे की तरह उन्होंने पाला, उसकी हत्या हो गई। वो बड़ा दौड़े और सडन उसका पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन उनकी FIR 1.25 महीने बाद लिखी गई, और वो 306 में लिखी गई, जबकि वो लगातार कह रहे थे 302। अब FIR करना किसी का भी राइट है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट।
लेकिन आप खुद ही देखती होंगी कि FIR करना ही एक बहुत बड़ा काम है। फिर आपका जो प्रोसेस है, जैसे जो सामान्य मामले जो नीचे निपटाए जा सकते हैं उसको नीचे निपटा देना चाहिए। अब हाई कोर्ट में जो लोग आ रहे हैं उनको न्याय के माध्यम से आते हैं। कभी हमारे यहाँ 482 की एक कोर्ट थी और सुन लेती थी, आज कई कोर्ट्स हैं लेकिन पेंडेंसी बढ़ रही। तो सबसे बड़ी चीज है बाहर बेंच का समागम प्लस मीडिया की भूमिका। मीडिया इसलिए कि कई बार जो मीडिया का वो होता है वो दिखाता है कि सच्चाई है क्या, तो इसका एक कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। और मेरे ख्याल से जो वर्तमान हमारे मुख्य न्यायाधीश महोदय हैं वो इस पे काम कर रहे हैं। तो आशा है कि अच्छा न्याय जो है वो पाना सब हमारे यहाँ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में पब्लिक रहती है, तो नंबर ऑफ लिटिगेशन हमारे यहाँ होगा। और आप सोचिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का इतना शानदार इतिहास रहा है कि एक सिंगल बेंच ने प्रधानमंत्री को भी जमीन पे ला दिया था, जगमोहन लाल सिन्हा की बेंच। ठीक है, एक से एक मूर्धन्य विद्वान रहे। अगर देश की राजधानी दिल्ली, आर्थिक राजधानी मुंबई, तो आध्यात्म की, शिक्षा की और न्याय की राजधानी तीर्थराज प्रयाग इलाहाबाद। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हुए ग्राउंड की बात करें तो जजेस जो होते हैं कभी कभी एक ही केस पे दो अलग अलग फैसले दिखा जाते हैं, तो आपको लगता है यहाँ पे स्वविवेक का गलत उपयोग किया जा रहा है? ऐसा नहीं है। देखिए जज भी मनुष्य है और उन्होंने बहुत टाइम तक या तो एडवोकेसी की है या तो वो लोअर जुडिशरी से हैं, तो देखा है, तो दे हैव वेरी गुड माइंड सेट। और प्रोसेस में होता क्या ना कि व्यू पॉइंट आप क्या देखते हैं। मान लीजिए जैसे ग्लास रखी हुई है, पानी आधा किसी को खाली दिखेगा, किसी को आधा भरा दिखेगा, और मुझे तो आधा भरा और आधा खाली में हवा भरी हुई दिखती, मुझे पूरा भरा हुआ दिखता। तो ये व्यू है कि आप देख क्या रहे हैं। चलिए अब कोषाध्यक्ष के पद के बारे में बात करते हैं। क्या बोलते हैं, जो अध्यक्ष का पद है, जो महासचिव का पद है, वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आपका जो पद है जिसके लिए आप लड़ रहे हैं वो कितना महत्वपूर्ण है? मैम अगर कहा जाए तो बार एसोसिएशन का एक अंकुश है, वो कोषाध्यक्ष पद है। मैं 2013 में गवर्निंग था, 2016 में ज्वाइंट सेक्रेटरी। सेसी सेंटेनियल मेरे सामने हुआ। मैं बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कई प्रदेश के मुख्यमंत्री और कई प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के साथ उनका स्वागत का वो मिला, मुझे मौका मिला। पिछले साल मैं रनर अप था, चंद वोटों से रह गया। मैं अगला सवाल आपसे पूछने जा रही थी कि पिछले साल आप दूसरे नंबर पे रह गए, क्या कमी रह गई? कमी देखिए मैम, मेरा अपना मानना है कोई भी व्यक्ति अगर जीत लड़ रहा है, जैसे मान लीजिए मैं कोषाध्यक्ष का प्रत्याशी हूँ, आशीष मिश्रा मेरा नाम है, लेकिन अगर मैं जीतता हूँ तो ये मेरी टीम की जीत है। मेरी टीम ने 16-17 लोग लड़े, उसमें मैं सेकंड नंबर पे आया। मात्र 12 से 14 दिन में मैंने चुनाव लड़ा, तो लोगों का प्रेम इतना मिला। जो जीते वो भी मेरे बड़े भाई थे, उनका भी एक अपना सर्कल था। इस बार का क्या सीन लग रहा है? इस बार का तो अगर माँ भगवती ने चाहा और सब आप लोगों की शुभकामनाएं रही तो मेरा रिजल्ट पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा, कहा जाता है कि बार द्वारा जो अधिवक्ताओं को सुविधाएं दी जाती हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। मतलब वादे तो हर बार किए जाते हैं पर वो पूरे नहीं होते हैं, तो आप क्या पूरे करेंगे? आप बताइए। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि उसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। क्या बात है? आप समझिए कि बार एसोसिएशन में मैं अधिवक्ता हूँ, कोषाध्यक्ष पद पे मान लीजिए मैं जीत के आ जाता हूँ, मेरा अध्यक्ष, सेक्रेटरी या गवर्निंग काउंसिल कौन होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने विपरीत परिस्थितियों में भी अपना काम किया है। जब मैं गवर्निंग था तो चाहे ये फ्लाईओवर का प्रोजेक्ट रहा हो, बायोमेट्रिक्स अभी जो हो नहीं पाया, जो कि मेरा मुख्य मुद्दा है, और बार की डायरेक्टरी हो, अक्षय भंडारा मेले में हो, मेले में मैंने जगह दुगनी कराई, और करीब 36,000 लोग, पूरे देश का कोई भी अधिवक्ता अपना कार्ड लेके आया हो तो उसके परिवार का सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना
वो पूरी तरह से फ्री था और उनको रुकने की जगह थी। अच्छा, ये चीज और जो सुविधाएं दी जाती है अधिवक्ताओं को, जैसे मैंने पूछा, हाँ। तो वो गलत तरीके से अपनों को दे दी जाती है, तो ये गलत नहीं है? जैसे आप अगर एक्सप्लेन करें क्या क्या सुविधा मतलब किसी बहुत सारी सुविधाएं ऐसी जो अधिवक्ताओं को दी जाती है अपने लिए, वो परिवारजनों को फायदा उठाया जाता है उसका, तो ये फिर उससे बाकी लोगों को दिक्कत होती है। मैम ये कुछ लोग करते होंगे, मेरे लिए अधिवक्ता मतलब कुछ लोग ही करते हैं, कुछ लोग की ही बात कर रही हूँ। अब आप एक ऐसे पद पे हैं, तो मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ कि इसके लिए क्या करना चाहिए? मैं तो निष्पक्ष रूप से इस पे काम कर रहा हूँ और मैंने आपको पहले बताया कि मेरा मुख्य मुद्दा है कि बायोमेट्रिक्स कार्ड हाईकोर्ट जारी करे, क्योंकि हमें एडवोकेट रोल हाईकोर्ट दे रहा है और हमें बार काउंसिल नंबर दे रहा है। तो हमें कार्ड जो है, जैसे हमारा रजिस्टर्ड मुंशी होता है तो हाईकोर्ट कार्ड देता है, तो हमें हाईकोर्ट अपना कार्ड जारी करे तो उससे दो फायदे होंगे। एक तो हमारा वो प्रूफ भी होगा, दूसरी चीज जैसे आप समझिए कि कई चीजें आपकी क्लियर होती है कि आप कितने दिन कोर्ट में अपीयर की, और जब आप अपीयर किए तो आपको सुविधा मिलनी चाहिए। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ लखनऊ बेंच का और इलाहाबाद हाई कोर्ट का। आज एनआईसी जो है हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट मुख्य बेंच को बेंच दिखा रही है, कोई मुद्दा नहीं उठा रहा, मैंने मुद्दा उठाया। इलाहाबाद बचाव पे मैं लगातार 6 महीने से मुद्दा उठा रहा हूँ। यहाँ की सारी संस्थाएं चुराई ली जा रही, पीएचक्यू चला गया, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू चला गया, लोक सेवा आयोग का लोअर सबऑर्डिनेट वहां बन गया। जब इलाहाबाद का सिर्फ नाम ही प्रयागराज होगा और यहाँ की संस्थाएं रहेंगी नहीं तो यहाँ चीजें होंगी। सही बात। इसी तरह से हाईकोर्ट में लखनऊ बेंच में आपने बड़े बड़े चैम्बर बना दिए, वहां की रिवॉल्विंग चेयर दे दी, 2000 वकीलों को आपने सारी सुविधा दे दी, और जहाँ की 22 से 25 हजार अधिवक्ता हैं उनकी प्लास्टिक की कुर्सी है, उस पे भी चैन बंदी हुई। अगर एक जूनियर अधिवक्ता, मान लीजिए आपका कोई मित्र आता है, तो अगर वो किसी के साथ नहीं है और उसको क्लाइंट से डील करनी है तो उसके पास चैम्बर नहीं है। मैं चाहता हूँ कि एक कॉन्फ्रेंस हॉल बने, जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, वो अपने क्लाइंट से बात कर सके। ये चैम्बर, पार्किंग, इन सब की भी बहुत समस्या है। बहुत पार्किंग, मैं बता रहा हूँ, मैं पार्किंग पे भी आ रहा था। पार्किंग सबसे बड़ा क्रंच है, अभी पार्किंग बन भी रही है और उसके वजह से कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आम जनता को भी दिक्कत होती है, जामें लगती हैं। उसका रीजन है पार्किंग का एरिया है, जैसे नजूल की काफी भूमि खाली है, पार्किंग वहाँ होनी चाहिए। हाई कोर्ट जैसे सुप्रीम कोर्ट बार का मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जो मुझे करना है, वहाँ क्या होता है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन, मतलब जो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन पेपर है विद अपना आईडी प्रूफ, बार एसोसिएशन की मेंबरशिप का, वो आप देते हो, हाई कोर्ट उसको वेरीफाई कराता है और बार एसोसिएशन उस पर एक स्टिकर जारी करता है। तो वो स्टिकर जारी हो जाएगा, आपकी कार पे या बाइक पे लगेगा, एक अधिवक्ता को एक स्टिकर मिलेगा और उससे उसकी गाड़ियां चिन्हित हो जाएंगी। क्योंकि अपने इलाहाबाद में जो अधिवक्ता नहीं है वो तो बड़ा बोर्ड, ये चीज क्या प्रोसेस में है? ये मेरा मुख्य मुद्दा और मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, आप इस पे काम? मैं इस पे काम कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगले साल अगर मैं रहता हूँ तो मैं 24/7 अधिवक्ताओं के हित में काम करूंगा, और आप लोग कभी भी मुझसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकती हैं कि आपने अपने इंटरव्यू में तो ये कहा था, इन चीजों पे आप क्या कर रहे हैं। यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद बातचीत का सिलसिला फिर शुरू करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा। तो सर, जूनियर्स अधिवक्ताओं के लिए जो सुविधाएं हैं, जो सुरक्षा है, उन पे बात करिए, उन पे बताइए कि क्या क्या चल रहा है और आपके क्या मुद्दे हैं इस पे। देखिए, क्योंकि जो कहा जाता है कि जूनियर्स अधिवक्ताओं के लिए ज्यादा चीजें हैं नहीं, परेशान रहते हैं वो हर तरफ से। मेरा मुख्य चुनावी मुद्दा जो है वो जूनियर की सुख सुविधाओं को देखना है और वरिष्ठ लोगों को सम्मान दिलवाना है। पहले क्या होता था कि चैम्बर की पद्धति थी, जूनियर्स जाता था, 1-2 साल सीखता था, फिर आके चालू चीजें करता था और उसको कुछ ना कुछ अमाउंट सीनियर्स देते थे। आज के टाइम में सीनियर्स का भी थोड़ा सा कमी रह गया और जूनियर्स को भी पता नहीं है कि किस तरह से चीजें सीखी जाए। तो इस पे मैंने नो योर जजेस, जब अध्यक्ष जी थे उनके साथ मिलके
नो योर जजेस का एक प्रोग्राम कराया था। इस बार मैं नो योर जजेस और नो योर एडवोकेसी इस दोनों का मैं चालू करवाऊंगा प्रोग्राम। अच्छा। उसमें मनोज भाई और आप लोगों का भी समय सानिध्य मुझे चाहिए रहेगा। बिल्कुल। और मेडिकल जैसे प्रेगनेंसी के समय ये कोई मैं नया आपसे अगला सवाल करने जा रही थी कि महिलाओं को भी लेकर बातें नहीं हो पाती हैं ज्यादा। हाँ, आपके प्रोफेशन में तो महिलाओं के लिए क्या मैं सोचना सिर्फ यही कहूँगा कि मेरी एक फेवरेट लाइन है कि ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो यार। क्या बात है। तो महिलाओं का जैसे है कि मान लीजिए छोटा बच्चा है, एक हमारी महिला साथी है, उसके पति की मृत्यु हो गई और पहली बार वो वोटर बनने जा रही थी, लेकिन वो वोटर बनने से वंचित रह गई। तो वो अपनी बच्ची को लेके आती है, तो उसके लिए खर्च नहीं है। कुछ हमारे नए अधिवक्ता साथी हैं जो कि दूर दूर से आते हैं, लेकिन वो ट्रेवल नहीं कर पाते हैं, बाइक उनके पास नहीं है। कुछ लोग मुंशी हैं जिनको दिक्कत होती है। तो मेरा मानना है कि चारों कोने से बसेस चलाई जाए। अच्छा, जैसे वकीलों के लिए जो कि आपको बसेस पे बात कर दी है, तो मकान, हॉस्पिटल, इसके लिए भी नहीं, मकान के लिए भी मैं आपको अपनी डायरेक्टरी दूंगा, ऑनलाइन है, पूरी सॉफ्ट कॉपी है। तो उसमें मेरे कई मुद्दे थे, उसमें ये भी मुद्दा है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट हाउसिंग सोसाइटी बनी है, वैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट हाउसिंग सोसाइटी बने। जैसे मान लीजिए कई लोगों की जमीन अभी सरकार ने ली है, उस पे वकीलों को सस्ते जो भी गवर्नमेंट रेट है उस पे मकान मिले। अच्छा। दूसरी चीज, वकालत जो है बड़ा नोबल प्रोफेशन है। दूसरों की समस्या को व्यक्ति ओढ़ लेता है, आप निश्चिंत रहते हो, वो आपकी बातें कोर्ट में रखता है। तो उसमें और ट्रांसपेरेंसी कैसे ले आई जाए, इस पे मेरा काम रहेगा। अच्छा, इन जिम्मेदारियों के साथ साथ कई अधिवक्ता ऐसे भी हैं जो गलत काम करते हैं, जैसे गलत तरीके से करते हैं। जैसे प्रश्न सुन लीजिए मेरा। तो गलत काम करते हैं, कई अलग तरीके से करते हैं और वो अधिवक्ता ही होते हैं। तो आपको लगता है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए? अब ऐसा तो है नहीं कि आपके पूरे प्रोफेशन में वकील के तौर पर कोई गलत काम नहीं करता है। देखिए, फिर वही बात है, वकील अगर वो वकील है तो वो गलत करेगा ही। अच्छा, ऐसा एडवोकेसी इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन। और जो लोग कर रहे हैं, मैं ये मान सकती हूँ कि ये आपकी सोच होगी, लेकिन मैं ये नहीं मान सकती कि वकील है तो वो कोई गलत काम नहीं करेगा। नहीं, वकील अगर वो वकालत कर रहा है तो उसके पास समय नहीं है मैम। सुबह 10 से 4 वो कोर्ट जा रहा है, फिर उसके बाद 6 बजे से लेकर 10 बजे तक वो चैम्बर में बैठ मैं आपको बता रही हूँ, बहुत सारे ऐसे वकील हैं जिनको मैं जानती हूँ, देखते हैं, ठेकेदारी करते हैं बहुत सारे वकील। तो ये आप पूछ रहे थे तो मैं आपको हाँ, उनके लिए जैसे मैं बताऊं, मेरे समय में कुछ अधिवक्ता ऐसे आए, उनकी मैंने बार काउंसिल में भी शिकायत की है। तो उन पे अंकुश रखने के लिए बार एसोसिएशन का गठन इसीलिए हुआ है, और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश और बार काउंसिल ऑफ इंडिया में भी उनकी शिकायत हो सकती है। लेकिन मैंने फिर कहा, अगर वकील है वो, वकालत उसका फर्स्ट प्रोफेशन है। ठेकेदारी की जगह अगर ठेकेदारी कर रहा है तो पहली बात वो वकील नहीं है, उसने वकील की डिग्री ले ली। और वकील की अगर उसने डिग्री ले ली है तो उसको आप वकील मान लीजिए। आप ही के प्रोफेशन में, मीडिया में मैं कहता हूँ, कई लोग हैं जो छोटे छोटे चैनल्स बना के कहते हैं मैं फला टीवी से, मैं फला टीवी से, उनको अपना प्रोफेशन ही नहीं पता है। डॉक्टर्स हैं जो कि झोला छाप डॉक्टर्स कहे जाते हैं उनको। ये तो कहते हैं ना कि हर चीज में अलग अलग तरह की चीजें होती हैं, अलग अलग तरह के लोग होते हैं। तो वही मैं बता रही थी कि आपके प्रोफेशन में भी चीजें गलत होती हैं, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए कि नहीं? इसके लिए क्या कर रहे हैं आप, क्या काम है? मैम, बार एसोसिएशन में कोई भी शिकायत आती है तो जब मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी भी था और गवर्निंग भी था, तो उन लोगों का विरोध भी मैंने किया। कुछ लोगों की भी सदस्यता भी खत्म। अच्छा। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, मैंने फिर कहा, मैं बार बार इस चीज को इसलिए दोहरा रहा हूँ कि जिसका भी फर्स्ट प्रोफेशन वकालत होगा उसके पास इतना समय ही नहीं रहता, क्योंकि उसको पढ़ना भी है, उसको अपना केस भी तैयार करना है और उसको अपना आर्गुमेंट कोर्ट में रखना भी है। हाँ, कुछ लोगों का मैं मान सकता हूँ जो आपने कहा, तो उनके ऊपर कठोर कार्रवाई चालू हो रही है, ऐसा नहीं है। अगर आप अगर महासचिव होते तो आप क्या काम करते? आपके क्या पहले काम होते, वो बताइए। मैम, ये तो महासचिव होना तो एक इन फ्यूचर की बात है। अभी कोषाध्यक्ष हो जाऊं पहले। हाँ, और कोषाध्यक्ष के तौर पे भी बताएं। कोषाध्यक्ष के तौर पे मैंने बताया कि
मैं अंकुश जरूर रखूंगा और महासचिव और अध्यक्ष जो भी मिलेंगे उनसे भी कहूंगा कि हमको बार के लिए एक पूरा प्रोफार्मा बनाना चाहिए, एक विजन लेके चलना चाहिए, अगले 1 साल का, अगले 5 साल का, अगले 10 साल का। क्योंकि हम सबसे बड़ी बार एसोसिएशन हैं, लेकिन हम सबसे मजबूत बार एसोसिएशन कैसे बने। एक समय हाई कोर्ट इलाहाबाद का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट कोर्ट करती थी, हमारे यहाँ के आर्गुमेंट को लोग पढ़ते थे। मैंने 100 कोटेशंस अपनी डायरेक्टरी में दिए थे। चीफ जस्टिस बाबा साहब भोसले साहब थे, उन्होंने भी उसकी तारीफ की थी। और उन्होंने कहा कि इस डायरेक्टरी को सारे जजों के साइन करा के मैं म्यूजियम में रखवाऊंगा। संयोग से वो हो नहीं सका, लेकिन 90 जजों के साइन की हुई डायरेक्टरी मेरे पास आज भी है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि करने वाली इच्छा होनी चाहिए, दृढ़ इच्छा होगी तो सारी चीजें संभव है। और मैंने बताया ना कि पिलर जो है, 3rd पिलर न्यायपालिका है और 4th पिलर प्रेस है। तो मैं मीडिया गैलरी भी बनवाना चाहता हूँ और मीडिया के साथ कानून की वकालत, कानून को एक नया आयाम देना की सोच रखता हूँ। अब कहाँ तक सफल होऊंगा ये ईश्वर जाने, माँ भगवती की कृपा हो। चलिए, तो समय बताएगा। आगे चुनाव में जो चुनाव होते हैं आप तो, कि उसमें बहुत खर्चा हो जाता है, तो उसकी क्या रिकवरी हो पाती है? मैम, अगर आप सेवा में आए हो तो उसकी रिकवरी बाहर से करना तो गलत है। जो लोग ऐसा सोचते हैं, कहने की बात है, नहीं, वो तो किया, लोग तो करते हैं, ये कहने की बातें हुई। नहीं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, होता है तभी कहा जाता है। आप खुद सोचिए, बार एसोसिएशन में मैं रहा हूँ, आपको बताऊं, हर साल पत्थर लगते हैं, पुताई हुई पत्थर लगा दिया, सौंदर्यीकरण हुआ पत्थर लगा दिया, मैंने एक भी पत्थर नहीं लगने दिया। जब मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रेस था तो बड़ी बड़ी फोटो गवर्निंग को और अध्यक्ष को और सबको दी जाती। मैंने अपने समय एक भी ग्रुप फोटोग्राफ किसी को नहीं दी, उसका पैसा बचा है। मैं 10 बार दिल्ली गया, उसका पैसा मैंने व्यक्तिगत रूप से खर्च किया। डायरेक्टरी मैंने छपवाई, उसका रिस्क मैंने खुद लिया। 21 दिनों में मैंने डायरेक्टरी छपवाई। 8 दिन में डाटा तैयार किया और 10 दिन के अंदर मैंने डायरेक्टरी पब्लिश कर दी थी। तो करने की इच्छा होनी चाहिए। अच्छा, अध्यक्ष की अगर बात करें तो अनिल तिवारी, आई के चतुर्वेदी और भी कई लोग हैं। आप किसको देखते हैं अध्यक्ष के रूप में? देखिए, हर व्यक्ति जो लड़ रहा है अध्यक्ष के पद पे, वो बड़ा जुझारू और बार का प्रतिनिधित्व कर चुका है। कई लोग उसमें कर चुके हैं। जैसे अनिल तिवारी जी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, बहुत ही जुझारू, डायनेमिक। और सीपी उपाध्याय, अतुल, मैं वही बता रहा हूँ, कई लोगों, मैं सबका नाम बता रहा हूँ। आई के चतुर्वेदी जी भी बार काउंसिल के उपाध्यक्ष रहे, बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रहे, महासचिव रहे। अनिल तिवारी जी अध्यक्ष रहे, महासचिव रहे। डॉक्टर सीपी उपाध्याय क्या नाम है, महासचिव रहे और वरिष्ठ उपाध्यक्ष और कई पदों पे रहे। एसी तिवारी जी सेक्रेटरी रहे और अतुल पांडे जी मेरे साथी उपाध्यक्ष थे और ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रेस रहे। राम अवतार वर्मा जी हैं, वो लगातार अधिवक्ता हित की बात उठाते हैं। तो अशोक सिंह जी हैं, वो सेक्रेटरी रहे, वकीलों के, नए वकीलों के लिए वो लगातार लड़ते हैं। तो जितने अध्यक्ष प्रत्याशी हैं वो बार का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम है। ईश्वर जिसको भी आशीर्वाद दे, जनता जनार्दन जिसको वोट दे और जिसके साथ भी मुझे काम करने का सौभाग्य मिलेगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा। ये तो आपने एक साथ सबकी अच्छाई बताते हुए नाम लिया। मुझे एक नाम बताएं जो आपको लगता है कि जीत जाएंगे। नहीं, एक नाम तो मैं सिर्फ अपना बता रहा हूँ कि अपने लिए प्रयासरत हूँ। और जैसे कहूँगा कि सबके लिए अध्यक्ष मतलब आपका भी है कि हाँ मुझे तो बनना है कभी न कभी। ये तो माँ भगवती की कृपा और सबका स्नेह और आशीर्वाद से ही कोई भी पद जो मिलता है। जैसे आपने पूर्व में पूछा कि ये जो है कोषाध्यक्ष का पद या महासचिव आप बनेंगे, बनाती टीम है, मैं अकेला कुछ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं हारता हूँ तो वो मैं हारता हूँ, क्योंकि कैप्टन अगर जीतती है तो पूरी टीम जीती, मैं जीता तो मेरी टीम जीती। लेकिन अगर हारा तो एज ए कैप्टन के तौर पे, एज ए कैंडिडेट के तौर पे ये मेरी हार पिछली बार जो हुई। और अगर मैं जीतता हूँ तो सबकी बदौलत। और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की एक अपनी लेगेसी रही है।
अभी पंडित केशीनाथ त्रिपाठी जी, जिनकी आज 13वीं है, वो अध्यक्ष रहे। पंडित विनय चंद मिश्रा, कन्हैया लाल जी, किहन मिश्रा, और आपका बीपी श्रीवास्तव साहब, UN शर्मा साहब, इनके साथ मैंने काम किया है। इनके साथ मैं मतलब मुझे सौभाग्यशाली हूँ कि इनको मैंने देखा है जी। और ये हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, मदन मोहन मालवीय जी, मोतीलाल नेहरू जी, एक से एक ऐसे लेजेंड हुए कि जिनका नाम करते हुए फक्र महसूस होता है कि इस बार का मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ। तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि मैं वो अद्भुत संगम बनाना चाहता हूँ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की गरिमा उस लेवल पे ले जाना चाहता हूँ कि देश के हर वकील की इच्छा हो कि एक बार मेरी आर्गुमेंट इलाहाबाद हाईकोर्ट में हो, एक बार वकीलों का सानिध्य मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों से कर सकूं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। उन्हीं वकीलों को आप और क्या संदेश देना चाहते हैं वो? वकीलों को सिर्फ एक संदेश मेरा मानना है कि वकील का सिर्फ एक कलर है, काला, और उसपे एक छोटा सा जो दिए की तरह हमारा बैंड है वो मशाल बन के जगमगाता है। जातिवाद, क्षेत्रवाद, धर्मवाद से ऊपर उठकर अधिवक्तावाद पे बात करिए। चाहे अवमानना अधिनियम हो, चाहे अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट हो, इस पे हमें काम करना है। अधिवक्ताओं को सस्ता सुलभ घर मिले। अधिवक्ताओं को अगर देखा जाए, हाँ एक मुद्दा मैं रह गया कि मैं राजपथ पे हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की झांकी ले जाना चाह रहा था। अच्छा। 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान अंगीकृत किया गया जी। आज तक राजपथ पे कभी भी अधिवक्ता का टैब्लॉय नहीं निकला। इस मुद्दे को पूरे देश के हर पेपर ने जगह दी और मुझे डिफेंस सेक्रेटरी ने 2 मिनट का समय दिया। माननीय उस समय गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह जी, उन्होंने समय दिया। सर्वनिष्ठा मुखर्जी जी, जो माननीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की सुपुत्री थी उस समय, उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया। और बप्पा चक्रवर्ती, जिन्होंने सबसे ज्यादा अवार्ड जीते हैं, उन्होंने पूरा एक प्रोजेक्ट दिया, लेकिन मैं वो करवा नहीं सका किन्हीं कारणवश। फाइनेंस की भी दिक्कत थी और बाहर में मुझे उतना सहयोग नहीं मिला। तो 26 जनवरी 1950 से जब से संविधान अंगीकृत किया गया, तो आप सोचिए वकील ही असली सिपाही है। सैनिक देश के सिपाही हैं, वो रक्षा करते हैं, लेकिन कानून या व्यक्ति की रक्षा जब आदमी थका सबसे जाता है तो वो अधिवक्ता के पास जाता है, वो न्यायपालिका की शरण में जाता है। तो मेरा मानना है कि अधिवक्ताओं का भी बहुत बड़ा, जैसे आर्मी का एक अपना लीजेंड बना हुआ है, आज पूरे देश के अधिवक्ताओं को एक साथ आना चाहिए। मैंने बताया ना कि जैसे आपने काला कलर पहना, मेरा काला कलर का स्वेटर है, काले कलर में सब कलर मिक्स हो जाते हैं, इसमें धर्म, जात, संप्रदाय सब मिक्स हो जाता है। तो वकीलों की एकजुटता बहुत जरूरी है। चलिए, और अंतिम में एक जो मेरी फेवरेट लाइन है कि ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा देगी। क्या बात है। और स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरानि बोधित, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपने कार्य में सफल ना हो जाओ। हमारे टॉक शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने तमाम अध्यक्ष और सेक्रेटरी का इंटरव्यू लिया, मेरे जैसे कैंडिडेट का भी आपने इंटरव्यू लिया, मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ। और मनोज तिवारी जी का भी बहुत आभार, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय और सानिध्य मुझे प्राप्त कराया। जैसे कि आपने देखा, आज हमारे साथ थे आशीष मिश्र जी, जिन्होंने अपनी नीतियों के बारे में बताया। बहुत बहुत इम्प्रेसिव बातें करी उन्होंने, अधिवक्ताओं के हक की काफ़ी सारी बातें की उन्होंने, जैसे पार्किंग हो गई और घर हो गया, हॉस्पिटल हो गया। उन्होंने बहुत सारे पर्सनल मुद्दे अधिवक्ताओं के लिए उठाए हैं। उनका सीधा सीधा कहना है कि अधिवक्ताओं का एक ही रंग होता है, काला, जिसमें सारे जो है रंग मिल जाते हैं। और जैसे एक सैनिक देश की रक्षा करता है, वैसे अधिवक्ताओं का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है हमारे समाज में, जो कि सच में है। तो चुनाव होने वाले हैं और देखते हैं इस बार क्या परिणाम होता है, कौन जीतता है। देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो। मैं हूँ श्रेया सिंह राठौर।